नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। साइंस सेशन में हम लोग बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम लोग का एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। और बहुत डिटेल में जाकर के हम इसे कवर करेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है बहुत ही सेलेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और आपके एग्जामिनेशन में अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेंगे तो जो रटने वाले स्टूडेंट होते हैं कि रट करके चले जाते हैं उनसे यहाँ पे क्वेश्चन स्किप आउट हो सकता है, वो या एग्जामिनेशन में छोड़ करके आ सकते हैं। हमारा टारगेट है साइंस में 25 में 25 करना। और साइंस में भी सबसे पहले मैं जो कंप्लीट करवा रहा हूँ, मैंने जो लिया है अपना आप लोगों के लिए, मतलब कि जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बायोलॉजी में 12 से 13 10 क्वेश्चन भी अगर आ रहे हैं तो हम 10 क्वेश्चन सही करके आने हैं हमें। किसी भी आप चैनल को फॉलो कर रहे भी होंगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी भी हालात में आपको 10 में क्वेश्चन आ रहे बायोलॉजी में तो 10 सही करने हैं, ठीक है। तो भाई बात करना था मुझे इस टॉपिक के बारे में। तो बहुत लंबी टॉपिक ये है नहीं। अब हाँ, आपने कहीं पढ़ा होगा इसे बहुत लंबा खींच दिया होगा, 4-5-6 घंटे में लेकर के चले गए होंगे। मैं नहीं जाऊँगा इतने लंबे घंटे लेकर के इसे। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ और जितने फैक्ट चाहिए होंगे और जितने फिगर चाहिए होंगे मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। आपका पेपर कोई भी हो, ग्रुप डी का पेपर हो, एनटीपीसी का पेपर हो, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जेई का पेपर हो, आपका रेलवे में जेई का पेपर हो या एलपी का पेपर हो, या फिर आप एनडीए सीडीएस का पेपर दे रहे, यूपीएससी की मैंने बात की है भाई, एनडीए सीडीएस का भी पेपर देंगे तो आपके सॉल्व आउट होंगे क्वेश्चन। और साथ के साथ इधर स्टेट में आए बीपीएससी, जेपीएससी, सचिवालय, सहायक दरोगा, यूपी, बिहार, झारखंड वाले, ठीक है मेरा भाई। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने जो चीज़ें कंप्लीट कर ली है उसको आप पहले एक बार ध्यान दे दीजिए। सेल टॉपिक है, एनिमल किंगडम है, ह्यूमन डिजीज है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था ग्लैंड, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था ब्लड, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था हार्ट। इतनी चीज़ हमने कवर कर लिए हैं। अब आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरा भाई। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग सबसे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। नोट्स की इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी वीडियो की मैंने लाइन बाय लाइन सीक्वेंस जब बना करके मैं सेंड करता हूँ और एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं वहाँ पे सोच रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन जिनको दिक्कतें हो रही है खोजने में, टॉपिक का नेम और उस वीडियो का लिंक भी वहीं पर शेयर करूँगा, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो चीज़ आपने सेल टॉपिक में पढ़ा था कुछ डाउट रह गया होगा, वो डाउट आपका मैंने क्लियर किया कि कौन सा टॉपिक में, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड में, ठीक है। ब्लड में कुछ डाउट रहा था उसको मैंने क्लियर किया हार्ट में। और हार्ट में जो डाउट रह गया था, मेनली आपका जो डाउट था प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, जो लंग्स में मैंने कह रहा था कि आपको O2 इन करना है और CO2 आउट कर रहे थे हम लोग ब्लड में, उसको आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने को रिलेट करके ही मैंने सारा सीरीज को बनाया है, वीडियो को, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब इसके बाद अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्टार्ट कर दूं या इसके बाद मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम भी स्टार्ट कर दूं तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी। हालांकि कोशिश होगी कि मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ही स्टार्ट कर दूं, थोड़ा सा को रिलेट, मतलब ना के बराबर है, लेकिन फिर भी आपको मैंने जो सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया है वैसे ही पढ़ने की कोशिश भी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम, यानी कि हिंदी में कहे तो तंत्र का इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी कि अंगों के समूह। अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं या फिर सिस्टम कहते हैं। अब ये समूह में मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत बार बताया है इसका मतलब, फिर से मैं बता रहा हूँ। समूह का अर्थ क्या आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक से अधिक लोग प्रेजेंट है, ग्रुप में प्रेजेंट है। और यहाँ मैंने क्या चीज का समूह कहा है, ऑर्गन का समूह कहा है, यानी कि अंगों, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, यहाँ पे जितने भी इस ग्रुप में जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट है उन सभी ऑर्गन का फंक्शन क्या होगा, एक फंक्शन होगा, और उनका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करना, यानी कि श्वसन में आपका हेल्प करना। तो वो सारे अंगों के समूह जो आपके रेस्पिरेशन में, जो आपके श्वसन में मदद करती है, हेल्प करती है, उन सारे तंत्र को, उन सारे सिस्टम को ही हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन में मैं ले लूँ तो आपका नोज हो जाएगा, नोज के बाद आपके लंग्स हो जाएंगे, लंग्स के बाद अगर हम बात कर ले तो आपका ट्रैकिया हो जाएगा,
विंड पाइप हो जाएंगे। ये सारे ऑर्गन जो मिल करके आपको क्या हेल्प कर रहे हैं, सांस लेने में, यानी कि रेस्पिरेशन में आपको हेल्प कर रहे हैं। इन सारे अंगों के समूह को ही हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इन्हीं अंगों का क्या क्या फंक्शन है जो आपको हेल्प कर रही है रेस्पिरेशन में, श्वसन क्रिया में, उसको ही हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। बस यही है आपका टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैंने लिखा क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, वो ऑर्गन जो हमारे रेस्पिरेशन में काम आता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैंने भी आपको अभी बताया है, ठीक। इसी हम क्या कहेंगे, श्वसन तंत्र कहेंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी श्वसन आप कहीं देखें या फिर रेस्पिरेशन देखें, या इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ग्लूकोज का जलना, ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो मैंने कई बार सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताया कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन मतलब हम क्या समझ रहे हैं, C6H12O6। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है, H2O मिलता है और एनर्जी मिलती है। हम जो एनर्जी का यूज़ करते हैं ATP के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक है। ये तो हम एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं, वाटर को भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और जितना अमाउंट ऑफ वाटर को हमें एब्जॉर्ब करना होता है कब्ज करते हैं, उसके बाद फिर हम यूरिन के थ्रू इसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। और इस CO2 को फिर हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी के लिए ये यूजफुल नहीं है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सक्रीट आउट करेंगे। कैसे करेंगे, लंग्स कैसे फंक्शन करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में इसी टॉपिक में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरा भाई। तो यही इक्वेशन आप यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा, यही इक्वेशन की मैंने बात की है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्वसन जो होते हैं आपके, दो टाइप्स के आपके रेस्पिरेशन होते हैं। एक होते हैं आपके एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। अब ये है क्या, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। अब यहाँ से मैं बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, कुछ केमिस्ट्री की चीज़ें भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और इसलिए करवाऊंगा क्योंकि इससे कोरिलेट कर रहा होता है आपके ग्लूकोज से, और आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो हम उसे कौन सा श्वसन कहेंगे, ऑक्सी श्वसन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ब्रेकडाउन होता है तो हमें क्या मिलता है, ये इक्वेशन मिलती है, आप सभी को पता है, 38 ATP एनर्जी का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हम इसका फिर क्या करते हैं, फर्दर यूटिलाइजेशन करते हैं। लेकिन यही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर O2 के एब्सेंट में हो जाता है तो हम इसे क्या नाम दे देते हैं, अनऑक्सी श्वसन या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इससे होता क्या है कि जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो आपका ग्लूकोज, अब भाई बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, इट मीन्स क्या होगा कि आपका सेल फिर काम करना बंद कर देगा। मैंने कहा है कि हमारा बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, हमारी हाथ है, हमारी आँख है, हमारी नाक है, हमारी कान है, हमारी ब्रेन है, हमारी हार्ट है, वो काम नहीं करती है। वो जो जिस सेल से बनी हुई है, वो सेल को अगर एनर्जी नहीं मिली, वो सेल अगर काम करना बंद कर दे तो फिर आपका ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। मतलब कि उस ऑर्गन की जो मेन यूनिट होती है वो कौन होती है, सेल। तो सेल को एनर्जी चाहिए होती है। तो अब सिंपल सी बात है, सेल को तो ग्लूकोज मिल गया, हमने खाना खाया था भाई, तो उनको तो डाइजेशन के बाद सारा ग्लूकोज उनको हमें मिल गया, मिनरल्स मिल गया है। अब वो ग्लूकोज से तो हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलती नहीं है, सेल को एनर्जी मिलेगी नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना होगा, यही ग्लूकोज का। अब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, जिससे आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, C3H6O3, और कुछ अमाउंट में नहीं, 2 ATP केवल एनर्जी आपकी बॉडी में बनती है, जिससे आप क्या होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा थके हारे जैसे फील होते हैं, अंदर में एनर्जी नहीं, बस आलस टाइप का फील होता है, और बॉडी में पेन, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, आपके जॉइंट्स वगैरह में दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर, इसे ही हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर पूछ लिया जाए एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने अमाउंट ऑफ ATP एनर्जी की फॉर्मेशन होती है तो 38, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी होती है तो 2 ATP। अब हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ये साइकिल क्या होता है, वो सब से आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं, आपसे डायरेक्ट यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा लीजिए, और फिर फर्दर मैं जब बायोलॉजी का सेशन फिर से स्टार्ट करूंगा तो और डिटेल चलूंगा, तो फिर वहाँ पे आप अपनी सारी डाउट क्लियर करिएगा। बट अभी एग्जाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना है, हमें 100%
क्वेश्चन को सही करना, बस मेरा मकसद अभी यही है। दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठा हुआ है और आपके दिमाग में भी यही होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन की मैंने बात की थी ग्लूकोज से जो आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए भाई, एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो ये अमाउंट में आपको मिल जाएगा, और एक एब्सेंट में जब होगा तो ये आपको फॉर्मेशन होगा लैक्टिक एसिड का। बट यही चीज़ आपको ऐसे दे दिया रहता है एग्जाम में, C6H12O6 का ग्लूकोज का जब क्या होता है ब्रेकडाउन किया जाता है, एक इंजाइम का नाम दे दिया जाएगा। उस इंजाइम को आप याद करिए, जाइमेज। जाइमेज इंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज क्या हमें देता है, तो याद रखना CO2 C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना मेरे भाई। तो मैंने क्या बोला कि अगर ग्लूकोज का, ठीक है, अगर ग्लूकोज को इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज इंजाइम, ठीक है, जाइमेज इंजाइम याद रखिएगा, ये एकदम पूछा गया सवाल आपको, इसलिए मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ कि अगर हम जाइमेज इंजाइम के प्रेजेंस में अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो आपको पहले बोलना है क्या कि CO2 गैस, साथ के साथ आपको जो मेन ये आपके एग्जाम में पूछा गया था C2H5OH, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, या फिर इसी को हम बोलते हैं एथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल। और यही वही इथेनॉल है जो आप शराब में पीते हैं। और अगर हम जो बात कर ले जहरीली शराब जो हम बोलते हैं, ये होता है आपका CH3OH, जिसको बोलते हैं मेथनॉल, जो आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई है। दूसरा सवाल आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि अगर यही एथेनॉल जो आपका प्रोडक्ट अभी आपको मिला था, जब हम ग्लूकोज को C6H12O6, नोट डाउन करिए अपने नोट्स में, जाइमेज इंजाइम के प्रेजेंट में जब हम रिएक्शन करवाए थे तो हमें क्या मिला था, C2H5OH, और उसके बाद हमने क्या बोला आपको, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला था। ठीक है, तो जब हम C2H5OH को हम जब कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड यानी हिंदी में कहे तो सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में जब हम इसको हीट करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें क्या मिलता है, ये एक बाई प्रोडक्ट लिख करके नोट डाउन करिए, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सब चीज़ जो है ना एक जगह आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैं एक जगह आपको कर देना चाह रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो ये बाई प्रोडक्ट क्या देती है, जब हम इथाइल अल्कोहल को या इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तो हमें C2H5HSO4 मिलता है प्लस H2O मिलता है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, अभी सुनिएगा, आपको क्या प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट मिला, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, C2H5HSO4 प्लस H2O कब, जब आपने इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 में 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट किए। तो आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि जब इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में 170 डिग्री सेल्सियस पे हम जब हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये पूछा गया था। तो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये 170 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा, ये पहले 100 ये 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हुआ और इसके बाद फिर फर्दर आपको 70 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज होगा, तब जाकर के ये कंप्लीट रिएक्शन होता है, तब वो बाई प्रोडक्ट आपका वो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आंसर होगा। तो फिर अब क्या होगा, इसको फिर हम रिएक्ट करवाएंगे C2H5HSO4 जो आपको मिला था, इसको हम क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे कितने टेम्परेचर में, 170 डिग्री सेल्सियस में। ये हमें कब मिला, जब हम इथाइल अल्कोहल को C2H5OH को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किए थे कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में, तो ये हमें मिला। अब इसको हम 170 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है। ये क्या, इसको हम बोलते हैं एथीन बोलते हैं, या फिर आपको ऑप्शन में लिखा मिलेगा एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। ठीक है, इसमें कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पूछा जाएगा। ये कैसा का हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त या असंतृप्त। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये जो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आपसे मेनली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहला तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो आप बोलोगे एथीन या एथिलीन। और ये 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। एक तो 100 डिग्री सेल्सियस में जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें C2H5HSO4 मिलेगा, फिर फर्दर हम जब इसको 170 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तब जाके हमको अंतिम में ये बाई प्रोडक्ट मिलता है एथीन या एथिलीन, और साथ के साथ हमें H2SO4 भी मिलता है। ये भी एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बताना था। एक और है आपको
मैं एक और शुगर, आप जैसे कि आप शुगर बोल लीजिए, सुक्रोज बोल लीजिए, शर्करा बोल लीजिए, चीनी बोल लीजिए, गन्ने का रस बोल लीजिए, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। लिखते जाइएगा जो मैंने अभी नाम बोला। अब ये इन्वर्टेज एंजाइम एक होता है, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है कि जब इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में शुगर को, सुक्रोज को, शर्करा को, चीनी को या गन्ने के रस को, ये आपको लिखा हुआ रहेगा। जब हम इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो एक हमें मिलता है C6H12O6, एक मिलता है C6H12O6। ये क्या है आपका ग्लूकोज है, ये क्या है आपका फ्रुक्टोज है। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं है? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ये सब डिटेल में हम जो न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये मेनली आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल था ग्लूकोज से, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया। बाकी और कोई ऐसा मकसद नहीं था मेरा यहाँ पे। बाकी अब हम बात करेंगे ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, ये हमारे कहाँ, सेल में कहाँ होता है, तो एक तो आपके साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल वाला टॉपिक देखिए, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो पूछा जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होते हैं हमारे, तो साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में क्या है, कोशिका द्रव्य है, ये हमारा कोशिक सेल वाल है, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट होता है इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और यहीं पे आपके एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहीं पे हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे एरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन केवल साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट आपका जो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है आपके पूछे जाते हैं उसके एग्जाम्पल। तो ह्यूमन, हमारे अंदर में, बर्ड्स में और एनिमल के अंदर जो होता है आपका क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं वहाँ पे अगर ऑक्सीजन के एब्सेंट में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो आप देखते होंगे मसल्स वगैरह पेन करने लगते हैं। ठीक है, जितने भी माइक्रोब्स है, जितने भी सूक्ष्म जीव है वहाँ पर होते हैं, देखने को मिलेगा आपको। फल हो गए, ठीक है, बीज हो गए, या फिर बैक्टीरिया, फंगस के अंदर भी आपको ये आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटते हुए देखने को मिलता है। तो आपको डायरेक्ट ये एग्जाम्पल ही पूछा जा सकता है। इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। मतलब कि फिर से रिकॉल कर दें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 38 ATP, ऑक्सीजन के एब्सेंट में 2 ATP। कहाँ होगा, तो साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये केवल साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें एग्जाम्पल है तो हम बर्ड्स और एनिमल, यानी कि ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल, इसमें जितने भी हमारे मसल्स हैं वहाँ भी आपको हो सकते हैं, माइक्रोब्स में, फल में, बीजों में, सीड्स में, बैक्टीरिया में, फंगस में। इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। बस इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ पे ये बताइए। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा या तो आप बना लोगे या तो फिर आप एकदम छोड़ करके जाएंगे या तो फिर आप गलती करेंगे। ग्लूकोज का मैंने 3 चीज़ बताया, एक तो ये हो गया आपका इक्वेशन, एक हो गया जाइमेज एंजाइम, एक मैंने बताया इन्वर्टेज एंजाइम। नहीं नोट डाउन किए तो भाई एक बार वीडियो को पीछे करिए और उसको नोट डाउन करिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में वो क्वेश्चन। अब हम आते हैं मेन मुद्दे में और इसको समझने का फिगर को कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, खोपड़ी है। एक बार पूरी फिगर आप देख लीजिए, ठीक है पहले। ठीक है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको ही हमें कंप्लीट करना है, समझना है, और यही हमारा मेन टास्क होगा। ये हमारी क्या है, खोपड़ी है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, ये आपकी नाक है। नाक में आपको 2 द्वार, 2 छेद दिख रहे होते हैं जहाँ से आपकी ईयर इन कर रही होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं नोज ट्रिल्स। ठीक है, नोज ट्रिल्स, या हिंदी में अगर हम कह लें तो उसे हम कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, नोज ट्रिल को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में भाई, नासा छिद्र। ठीक है, नासा छिद्र, या हाँ बिल्कुल नासा छिद्र बोल सकते हो, छेद ही है, द्वार हो गए, यहाँ से इन आया, आप अपने नाक को देखिए 2 छेद मिलेंगे। ठीक, उसके बाद अंदर में चले गया तो आपको एक कैविटी देखने को मिल रहा होगा, उसको हम बोलते हैं नोजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी या नोजल कैविटी कुछ भी बोल सकते हैं। अंदर जाइए तो गुफा लाइक आपको देखने को मिल रहा है ना, दोनों छेद के अंदर जब आप हाथ डालिए तो आपको गुफा टाइप को मिल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ईयर आपके नोज ट्रिल से यानी कि नासा छिद्र से इन किया, उसके बाद कहाँ गया, नोजल कैविटी में आया। ठीक है, नोजल कैविटी में आया, नोजल कैविटी में आया, साथ के साथ आपके जो नोजल कैविटी में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं।
इनका काम क्या है, सुनिए ध्यान से, बिल्कुल अच्छा अभी टर्म चल रहा है आपके एग्जामिनेशन और आपके कंसेप्ट के लिए। ये ईयर क्या करता है, आपने जो ईयर को लिया है आपके बॉडी में, जो आपके ईयर लिया है, तो आपने ईयर के साथ साथ क्या क्या चीज़ें, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी तो उसमें होंगे प्रेजेंट। हाँ, ऑक्सीजन है 21% में, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% में, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है 78.1% में, साथ के साथ और भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। मेन ये 3 गैसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, वो भी आए। तो ये हेयर क्या करते हैं, यहीं पर आपके में जो आपके जो ईयर में जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कर देते हैं, बोल सकते हो कि फिल्टर का काम करते हैं। फिल्टर करके उस डस्ट पार्टिकल को वहीं पर रोक देते हैं और आपके जो ईयर है उसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हीट प्रोवाइड कर देते हैं, गर्म कर देती है ईयर को। ठीक है, ईयर को गर्म कर देते हैं और साथ के साथ थोड़ी सी मॉइस्चराइज कर देते हैं, वेट कर देते हैं ईयर को। तब जाकर के ईयर आपके इस नोजल कैविटी, इस गुफा से होते हुए इस प्रकार से यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट डॉट, ये आपका ईयर है, यहाँ से ईयर आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए। अब आपने यहाँ से, ये आपका माउथ है ना भाई, यहाँ से आपने क्या हुआ, खाना खाया, ये आपने फूड खाया, खाना खाया। खाना में हम देखिए मेनली खाना 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है मतलब कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, या बोल सकते हो कि माइक्रो कंपाउंड या फिर मैक्रो कंपाउंड, या फिर बोल सकते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर बोल सकते हो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये होता क्या है सर जी, ये बता दीजिए। देखिए मैक्रो मतलब क्या होता है, 3 चीज। मैक्रो मतलब बड़ा, जो कॉम्प्लेक्स साइज जिसका होता है, जिसको हम लोग खाते हैं। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट। इसको हमें क्या होगा, इसको जो होता है ना, जब हम खाते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है, एक जटिल प्रक्रिया अंदर में चलती है, एक युद्ध चलती है इसको पचाने के लिए, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। इतनी आसानी से आप जो कुछ भी, इसलिए कहा जाता है ना कि ज़्यादा नॉनवेज चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो फैट वगैरह का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। और हमारी बॉडी देखिए, जो अब कोई भी चीज़ आप नेचर के अगेंस्ट कोई काम करिएगा तो सिंपल सी बात है कि आपको जो है वहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव ही मिलेगा। तो समझिए चीज़ों को, हम जब भी खाना खाएं तो कोशिश करिए जितना हो सकता है वेजिटेरियन चीज़ को खाइए, जो आपके बॉडी ईजिली डाइजेस्ट कर पाए। तो हम बात करते हैं मुद्दे की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो कंपाउंड। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जिसको हमें पचाने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही ईजिली हमारे बॉडी में पच जाते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सारी चीज़ें। तो ये हम बहुत कम अमाउंट में खाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं। और इस कार्बोहाइड्रेट और इस प्रोटीन और इस फैट में भी बहुत कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत प्रोटीन भी होते हैं, बहुत विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं, जो ऑलरेडी हम अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो कंपाउंड अलग से हम मिनरल्स, प्रोटीन या विटामिन नहीं भी खाएंगे तो हमें इसके थ्रू मिल जाती है। बट ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन होना एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल प्रक्रिया है जो हमारी बॉडी में होती है। इसके लिए बहुत सारी एंजाइम रिलीज होती है जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ से इस क्या किया, खाना, फूड को लिया। फूड में आप समझ रहे होंगे क्या क्या लिए होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ये 3 चीज़ हमें हमेशा सोचना है जब भी हम खाने की बात करेंगे। तो यहाँ से खाना आया तो आप देख रहे होंगे, यहाँ से खाना आया और यहाँ से ईयर, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से खाना, सॉरी यहाँ से क्या आ रहा है, ईयर आ रहा है। तो मैं क्लियर कर दूं अच्छे से, ये आपका ईयर आ गया और इधर से आपका खाना आ गया। तो ये जो आप यहाँ पे प्लेस देख रहे हैं, यहाँ पे ईयर और खाना थोड़े टाइम के लिए क्या होता है, आपस में मिलता है, मिक्स होता है। तो ये जो प्लेस है या फिर ये जो पाथ है या जो इस पैसेज है, इस पैसेज का एक नाम होता है, स्पेशल नाम दिया जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फेरिंग्स। इसको हम कहते हैं, इस पाथ को फेरिंग्स। अब एक चीज देखिए क्या पूछेगा वो भी मैं बताऊंगा। अब एक चीज मुझे ये बताइए, यहां से ईयर आया, ईयर के बारे हम कहाँ पढ़ रहे हैं, अब इस टॉपिक का क्या नाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, खाना हम खाते हैं तो खाना क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। खाने के डाइजेशन होता है, हम कहाँ पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है आपसे कि उस पैसेज को या इस पाथ को या उस प्लेस को हम क्या कहते हैं जहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों होता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, हिंदी में कहें तो ग्रास नली। क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ टाइम्स के लिए, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ईयर और फूड आपस में जब मिलते हैं तो यहाँ पे रेस्पिरेशन भी हो रहा है। ईयर का तो ईयर हम जो हो रहा तो वो क्या, रेस्पिरेशन में तो हम पढ़ रहे हैं ना जी अभी ईयर को।
खाने को हम कहाँ पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इट इज कॉमन पैसेज, कॉमन पाथवे या कॉमन प्लेस फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब ये एक ऐसा कॉमन जगह है हमारे बॉडी में जहां पर रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों होता है, इसलिए आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए एक कॉमन सा भाग होता है। यहाँ कुछ समय के लिए ईयर और फूड दोनों आते हैं और मिलते हैं, बट बहुत ज़्यादा जब इनका मिक्स हो जाता है ईयर या फूड, तो आपको क्या हो जाता है, ढकार भी आ जाती है, या फिर आप कभी कभी मतलब नहीं खांसी, आपको खांसी टाइप का आ जाता है, जिसको आप बोलते हैं आपको किसी ने याद कर लिया, सरक जाना, कोई गर्लफ्रेंड ने याद कर लिया, ऐसा कुछ होता नहीं, ये होता है एक्चुअली आपका ईयर और फूड आपको उसमें जब मिल जाते हैं बहुत अधिक अमाउंट में, तो आपको खांसियाँ आ जाती है या फिर ढकारसी आने लगती है। अब फिर यहाँ पे मिली और फिर तुरंत ही यहाँ पे क्या होती है, दो पाइप होती है। अब थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, देखिए यहाँ पे मिला ये आपका ईयर और फूड, और यहीं से फिर ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है कि यहाँ पे दो पाइप होता है। और यहीं पर जैसे कि कुछ फूड अगर इस पार्ट में आ जाता है या फिर ईयर इस पार्ट में आ जाता है ना, तभी आपको ढकार आ जाता है या फिर आपको खांसी आना स्टार्ट हो जाता है खाते टाइम। अगर आप खाने पे कंसंट्रेट ना करके टीवी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, मोबाइल चलाने पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो इसी टाइम क्या होता है, ईयर इस पाइप में आ जाता है या फूड इस पाइप में आ जाता है, तभी आपको ये फंक्शन हो जाती है, खांसी आना, सरक जाना, छींक आ जाना, ये चीज़ें यहीं पे होती है। तो दो पाइप है, तो एक पाइप तो होता है जिससे एयर निकल चली जाती है और एक पाइप होती है इस फूड को, इस पाइप को बोलते हैं फूड पाइप, इसी को कहते हैं ईसोफेगस, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। अब इसकी लंबाई जो होगी कितनी, इसकी लंबाई होती है, ये होती है विंड पाइप, विंड पाइप की लंबाई होती है 12.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर में मिल सकता है। सिंपल सी बात है, इसकी लंबाई छोटी होगी क्योंकि भाई ये जो फूड है यहाँ पे नीचे जाएगा, यहाँ तक आएगा फूड पाइप, यहाँ से तो पेट का सिस्टम ही स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ तक पाइप आएगा, खाना यहाँ पे पेट में लाएगा, तो इसलिए उसकी लंबाई अधिक होती है। और ये फूड में ये जो विंड पाइप है इसकी लंबाई छोटी होगी क्योंकि ये तो बस यहीं से काम करेगा और फिर लंग्स में चला जाएगा, ईयर को पहुँचा देगा, बस यहीं पे काम खत्म हो गया, इसलिए इसकी लंबाई कम होती है, ठीक है ना भाई। अब ये देखिए, तो इस पाइप को हम हटाएंगे, फूड पाइप को हम इसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। अब इस पाइप में आ रहे हैं, ये पाइप से ईयर आया आपका, ईयर आया और यहाँ से आपका ये जो फूड पाइप, सॉरी ये जो विंड पाइप है, इस विंड पाइप को हम क्या नाम देते हैं, ये जो विंड पाइप है यही विंड पाइप है, इस विंड पाइप को हम कहते हैं ट्रैकिया, या फिर विंड पाइप बोलते हैं, या फिर वायु नलिका कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस विंड पाइप के ऊपर आपका होता है एक बॉक्स स्ट्रक्चर का, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, या इसी को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। आपसे पूछा जाएगा वॉइस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, तो लैरिंग्स कहते हैं। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे इस प्रकार से फिगर, इसको हम कहते हैं वोकल कोर्ड्स, ठीक है, वोकल कोर्ड्स। तो जिस इंसान के अंदर लैरिंग्स में या वॉइस बॉक्स में इस वोकल कोर्ड्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो वो इंसान गूंगा हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही कि ये ईयर आ रहा है इधर से, तो इस वोकल कोर्ड्स में क्या होता है, इस वोकल कोर्ड्स में वाइब्रेशन होता है जिससे आवाज़ निकलती है, हम जब बोल रहे हैं ना तो आवाज़ निकल रही है, तो ईयर से इस वोकल कोर्ड्स में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। और जो हमारी जीभ है, यहाँ पर एक बोन, एक हड्डी होती है, इस प्रकार से हड्डी होती है, इस प्रकार से यू शेप में, यहीं से आपकी इस प्रकार से जीभ लटकी हुई होती है। और ये जीभ क्या करती है, इस वॉइस को शब्दों में, वर्ड्स में कन्वर्ट कर देती है, और हम जो बोल रहे हैं, जो वर्ड यूज कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है कि हमें क्या बोलना है, क्या अच्छा बोलना है, क्या खराब बोलना है, ये हमारा ब्रेन करता है। तो समझें, ये हायोइड बोन कहते हैं, आपको पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार, इसको तो हम स्केलेटन सिस्टम में पढ़ाएंगे बोन्स वाले चैप्टर में। तो समझें, ये आपसे क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये पूरा पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और फिर यही विंड पाइप इस प्रकार से आगे बढ़ेगी और विंड पाइप का फर्दर क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है दो भाग में। यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया का डिवीजन हो गया है, और यही आपका क्या है, लंग्स है, और ये लंग्स में आपका ये ट्रैकिया इन कर जाता है, जिसके थ्रू अब इसके अंदर में क्या आ रहा है, ईयर ना आ रहा है, तो ये देखिए आपके फेफड़े में ईयर ले आया, ईयर लाया मतलब क्या ले आया, O2 ले आया, CO2 ले आया, कुछ डस्ट पार्टिकल भी ले आया, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ले आया, जितना नाइट्रोजन लाया उतना नाइट्रोजन एज इट इज फिर यहाँ से ये निकाल भी देता है, ठीक है, कुछ काम यूज नहीं होता हमारे बॉडी में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे, बट क्या क्या चीजें हमने कवर की, पहले हम यहाँ पे सबसे पहले नोज आया, नोज ट्रिल से, नासा छिद्र से, उसके बाद यहाँ पे क्या है, गुफा लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में क्या था, हेयर्स था, उसने क्या किया,
कुछ बैक्टीरिया जो डस्ट पार्टिकल्स जो थे एयर में उसको क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, एयर को मॉइस्चराइज किया, एयर को हीट किया और इसके बाद एयर इधर से पास होता है और यहाँ से हम जैसे ही खाना खाते हैं तो खाना और एयर यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे बॉडी में एक स्थान पर ही होता है, एक कॉमन पाथ में होता है, एक कॉमन पैसेज में होता है, एक कॉमन प्लेस में ही हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं फेरिंग्स। हिंदी में कहे तो ग्रास नली। उधर से फिर आपका एयर अलग हो चला जाता है, फूड अलग होके चला जाता है, ये फूड पाइप में, ये ईयर पाइप में। ईयर पाइप को हम क्या बोलते हैं, तो विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, वायु नलिका कहते हैं। ठीक वायु नलिका के ऊपर में एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जिसके हम साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल बायोलॉजिकल नेम हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, वोकल कोर्ड्स प्रेजेंट होता है। वोकल कोर्ड्स का अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप गूंगे हो जाएंगे। ईयर के कारण वोकल कोर्ड्स क्या करता है, वाइब्रेट करता है, जिससे क्या जनरेट होती है, जिससे हमारी वॉइस जनरेट होती है। और इस वॉइस को यहाँ पर एक हायोइड बॉन्ड होता है, हायोइड HYOID, हायोइड बोन्स होता है जो यू शेप की स्ट्रक्चर की होती है। ऐसे ही पूछा गया था कि हमारे बॉडी में उस बोन का नाम बताइए जो यू शेप की स्ट्रक्चर की होती है। तो इसी हायोइड बोन से हमारी जीभ इस प्रकार से लटकी हुई होती है। अब इस जीभ ने क्या कर दिया, इस वॉइस को वर्ड शब्दों में बदल दिया और ये शब्द हम जो भी यूज कर रहे हैं वो हम यूज हमारा ब्रेन करवाता है कि हमें क्या बोलना है, क्या खराब बोलना है। तो पूछा जाता है कि हमारी जीभ किस बोन से अटैच होती है, तो हायोइड बोन से होती है। और अगर ये बोन अगर टूट जाएगा तो ये जीभ आपका बाहर निकल जाएगा। जब आप फांसी वगैरह लगाते हो तो देखते हैं कि जीभ बाहर निकल जाता है, तो यही हायोइड बोन क्रैक हो जाती है। और कुत्तों वगैरह में ये बोन का और ये जो जीभ होता है इसके बीच में जो मतलब जॉइंट जो होता है प्रॉपर नहीं होने के कारण कुत्तों का जीभ बाहर आपको लटका हुआ देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी एनर्जी, 38 एटीपी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसमें कितना एनर्जी, 2 एटीपी। क्या फॉर्मेशन हो जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड C3H6O3। उसके बाद यहाँ पे ये रिएक्शन कहाँ होगा, एरोबिक रिएक्शन, तो साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में। ये सब क्या होता है, सेल को टॉपिक में पढ़ाया मैंने। साइटोप्लाज्म में ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल है ह्यूमन में होता है, बर्ड्स में होता है, एनिमल के अंदर आपको देखने को मिलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल में देखने को मिलेगा, माइक्रोब्स में देखने को मिलेगा, फल में देखने को मिलेगा, सीड्स में देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया और फंगस में देखने को मिलेगा। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। उसके बाद 2 इंजाइम मैंने बताया था, 2 इंजाइम का नाम भी आपको याद होना चाहिए, जाइमेज इंजाइम और इन्वर्टेज इंजाइम। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है और इथाइल अल्कोहल से फिर एथिन या एथिलीन का प्रोडक्ट हमें मिलता है। कब, जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। और इन्वर्टेज इंजाइम के प्रेजेंस में जब हम शुगर, सुक्रोज, शर्करा या चीनी या गन्ने के रस को हम क्या करते हैं, इन्वर्टेज इंजाइम के प्रेजेंस में जब हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। इतना कुछ हमने आज करवाया है, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आगे हम चलेंगे कल की वीडियो में जिसमें देखेंगे फर्दर ईयर को अब यहाँ पे कैसे डिफ्यूज़ किया जाएगा, यानी कि प्योर किया जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे कल हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो कल हम लोग पार्ट 1 डिस्कशन कर लिए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में और काफ़ी डिटेल डिस्कशन किए थे और काफ़ी चीज़ हमने वहाँ पे सीख भी लिया था, काफ़ी क्वेश्चन भी हमने आपको बताए थे, कंसेप्ट भी हमने क्लियर करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले पार्ट 1 आपको देख लेना है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है फोकस स्टडी विद अभी बायोलॉजी स्पेशल, प्लेलिस्ट में जाना है, आपको सारी वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। और आप लोगों को मोस्ट जब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने बात की थी कि ये विंड पाइप से के जस्ट ऊपर क्या था, लैरिंग्स बॉक्स था। और इस जस्ट लैरिंग्स बॉक्स के नीचे क्या होता है, एक कंठ होता है। हम लड़कों में ये केवल प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं एडम एप्पल्स। एग्जाम में भी शायद पूछ ले। इसी एडम एप्पल्स के कारण हमारी जो आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि डीप, बहुत ज़्यादा नहीं लगता कि वाकई काफ़ी डीप में हम लड़को बोलते हैं। तो इस डीपनेस के इसका डीपनेस का कारण यही कंठ होता है, ये एडम्स एप्पल ही होता है, ठीक है। एक पुबर्टी एज के बाद फिर ये क्या हो जाता है, हमारी इसकी जितनी भी डेवलपमेंट होनी रहती है, मैच्योर होने के बाद ये फिर बाहर हमारे गले में आप देखोगे यहाँ पे जस्ट कंठ आपको यहाँ पे इस प्रकार से जस्ट यहाँ पे निकला हुआ दिखेगा, मिलेगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए अपने आप वहाँ कंठ गले को टच करिए, आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे मैं अभी देखिए टच कर रहा हूँ।
ये पोर्शन के बाद फिर आपका विंड पाइप स्टार्ट होता है, और विंड पाइप फिर आपके जो होते हैं दो पार्ट में, यानी कि ट्रैकिया का क्या होता है डिवीजन हो जाता है दो पार्ट में इस प्रकार से, एक पार्ट और दूसरा पार्ट, और ये फिर हमारे लंग्स में ये क्या हो जाता है, लंग्स में आकर के हमारी मिल जाती है ट्रैकिया। और इसी ट्रैकिया में क्या फ्लो हो रहा होता है, ईयर में क्या हो रहा होता है O2 CO2 नाइट्रोजन एज इट इज, फिर बाहर वो निकल जाता है इसी प्रकार से, जितना आया वो निकल गया। और अब जो होता है ना कि जैसे ही ट्रैकिया आपके लंग्स में इन करती है तो ये ट्रैकिया का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, कई सारे ब्रांचेस में डिवीजन हो जाती है। और ये विंड पाइप जो आप इतनी मोटी अभी विंड पाइप आप देख रहे हैं, ये देखिए विंड पाइप कितनी पतली हो जाती है यहाँ पे देखिए लंग्स में आने के बाद, ठीक है। ये लंग्स में आया तो ये देखिए विंड पाइप कितना पतला सा आपको देखने को मिल रहा है, ये विंड पाइप ही है, लेकिन इसका नाम अब अलग हो जाएगा, मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में दो लंग्स होते हैं, दो फेफड़े होते हैं। ये कौन सा लंग्स है आपका, ये कौन सा लंग्स है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये लेफ्ट होगा या फिर ये राइट होगा, या ये लेफ्ट होगा या फिर ये राइट होगा, मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपको याद होगा, हार्ट वाला चैप्टर पढ़े होंगे, तो इस साइड को हम क्या कहते हैं राइट, और इस साइड को हम क्या कहते हैं लेफ्ट, ठीक है। अब याद करिए, तो मैंने बोला था कि लेफ्ट लंग्स में क्या होता है आपका एक गुहा इस प्रकार से यहाँ पे धंसा हुआ एक ऑर्गन होता है, जिसको हमने क्या नाम बताया था, हार्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच कहते हैं, कार्डियक नोच। क्योंकि हार्ट हार्ट क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है, और वो जो मसल से बनी हुई होती है, उस मसल को क्या होता है, स्पेशली मसल का क्या नाम होता है, कार्डियक मसल, और गुहा में धंसा हुआ होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कार्डियक नोच इस लोकेशन को। और लेफ्ट लंग्स को आप देख सकते हैं इस प्रकार से, आपका लेफ्ट लंग्स है, और राइट लंग्स ये देखिए, तो बड़ा कौन सा होगा, राइट लंग्स। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में सबसे बड़ा लंग्स कौन होता है, लेफ्ट या राइट, तो राइट लंग्स। तो ये ट्रैकिया जो विंड पाइप आपके लंग्स में आती है, तो इसका क्या हो जाता है, कई सारे ब्रांचेस में डिवीजन हो जाती है, और इसकी जो डायमीटर होती है, इसकी जो व्यास होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है, या बोले तो विंड पाइप बहुत ही पतली हो जाती है। तो इसका जो डिवीजन होता है, तीन पार्ट में डिवीजन होता है लंग्स में। तो यहाँ इस फिगर में मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें नहीं दिखाऊंगा, इसमें थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत, लेकिन इसी में मैं दिखाऊंगा क्योंकि यहीं पे मैंने मेंशन किया है सब कुछ। तो ये आपका फिगर है, थोड़ा सा छोटा कर दूं, हाँ देखिए ये आपका ट्रैकिया आ रहा है, जो चीज़ इधर हो रहा है वही चीज़ इधर भी होगा, ये आप पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा। ट्रैकिया इन कर रहे हैं आपके लंग्स में, ये देखिए आपके ट्रैकिया जैसे ही लंग्स में इन करती है, तो मैंने क्या कहा कि ये कई सारे ब्रांचेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो मैं कहूँगा 1 डिग्री, फर्स्ट डिग्री, फिर कहूँगा सेकेंड डिग्री, और फिर कहूँगा 3 डिग्री, मतलब कि तीन बार इसका क्या होगा, ब्रांचेस में डिवीज़न होगा। यहाँ पे मान लीजिए इतना पतली हो गया विंड पाइप, यहाँ पे और पतली हो गई, और यहाँ पे और भी पतली हो गई, ठीक है। यही चीज़ इस फिगर में मैंने दिखाने का कोशिश किया है। तो पहला जो डिवीज़न होता है ट्रैकिया में, और आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि फर्स्ट डिवीज़न का नाम बताइए जो ट्रैकिया का होता है आपके लंग्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो पहला डिवीज़न होता है ट्रैकिया, जब वायुनलिका, ट्रैकिया मतलब क्या होगा, वायुनलिका जब फेफड़े में इंटर करती है, तो इसका जो डिवीज़न होता है उसको हम बोलते हैं, सबसे पहले डिवीज़न को प्राइमरी डिवीज़न। पहली बार जो ट्रैकिया डिवीज़न होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई। तो आप देखिए किसको बोलिएगा, ये वाला पार्ट जैसे ही इन किया, ये हो गया ब्रोंकाई, ये हो गया ब्रोंकाई, ये हो गया ब्रोंकाई, ये हो गया ब्रोंकाई, ये हो गया ब्रोंकाई। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ दिखाया है, देखिए इस वाले पार्ट को मैंने दिखाया ब्रोंकाई। देखिए ये जो पार्ट आया है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जो पहला प्राइमरी डिवीज़न हुआ है ट्रैकिया का, तो ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। इस फिगर में आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा हो, जब आप नेट वगैरह में देखिएगा तो ये देखिए इसका डायमीटर इतना है, ये थोड़ा सा पतला हो गया, यहाँ पे आके इतना सब पतला हो गया, ठीक है। ये हो गया ब्रोंकाई। तो जब वो लंग्स में आता है तो इसका प्राइमरी डिवीज़न होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। फिर इसी ब्रोंकाई का सेकेंडरी डिवीज़न हो जाता है इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, ये तो प्राइमरी इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, ये देखिए। तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, ब्रोंक्यूल्स। देखिए इसी को हमने क्या नाम दे दिया, ब्रोंक्यूल्स, वायु कोष्ठ, ठीक है, वायु कोष्ठ। अब फर्दर इस ट्रैकिया, ये ट्रैकिया का इतना डायमीटर था, फिर ये ट्रैकिया इतनी पतली हो गई, फिर ये ट्रैकिया इतनी सी पतली हो गया, फिर ये और भी पतली भाग में डिवीजन जब होता है, तीसरी डिवीजन हो जाती है, यानी कि टर्सरी डिवीजन जब होता है,
तीसरा बार जब डिवीजन होता है लंग्स के अंदर किसकी, वायुनलिका की, ट्रैकिया को, तो उसको हम बोलते हैं अल्वियोलाई। ये देखिए अल्वियोलाई। और ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, अंगूर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो पूछा जाएगा उस आपके लंग्स में प्रेजेंट जिसकी शेप प्रेजेंट उस पार्ट का नाम बताइए जिसका स्ट्रक्चर या जिसका शेप ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो अल्वियोलाई या फिर कुपिका कहते हैं। अल्वियोलाई या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूपिका कहते हैं। तो भाई अब आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। मतलब क्या समझ में आया, कुछ नहीं आया आपको समझ में, समझिए फिर से एक बार। यहाँ से ईयर आया, ये ईयर का क्या नाम है, इस पाइप का विंड पाइप नाम है, ट्रैकिया नाम है। जैसे ये लंग्स में इंटर करेगा तो इसका क्या होगा, डिवीजन होगा, कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड कर जाएगा। आप देखिएगा ना जड़ है ना, पेड़ों का जो जड़ होता है नीचे देखिएगा कई सारे ब्रांचेस उसके निकल जाते हैं। उसी प्रकार ट्रैकिया की भी बहुत सारी ब्रांचेस आपको पतली पतली पाइप में ये डिवाइड कर जाती है। तो पहली पार्ट में जो पहली जो प्राइमरी डिवीजन होती है हम उसको ब्रोंकाई कहते हैं, सेकेंडरी डिवीजन जो होती है उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और तीसरी जो डिवीजन होती है हम उसको अल्वियोलाई कहते हैं। ये क्या है, ये तो एक पाइप ही तो है, इसके अंदर ही ईयर चली गई है। उसके बाद मैं एक को उठा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए ये क्या है, इसको मैं उठा रहा हूँ, इधर से ईयर आया इस पाइप में चला गया। ये पाइप कौन सा है, ब्रोंकाई था। उसके बाद इस पाइप में चला गया, ये कौन सा पाइप है, ब्रोंक्यूल्स है। और उसके बाद ये क्या चीज़ है, अल्वियोलाई, इसके अंदर ईयर। अब फाइनली ईयर यहाँ आ चुका है, ये ईयर आ चुका है। ईयर में क्या आ चुका है, O2 आ चुका है, CO2 आ चुका है। यहाँ क्या आ चुका है, ईयर आ चुका है। यहाँ फाइनली ईयर अल्वियोलाई में आ चला जाता है। अब यहीं पर होगा आपका डिफ्यूजन प्रोसेस, उस प्रोसेस को ही समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, ट्रैकिया आया, फिर इसका कई सारे ब्रांचेज में फिर ये डिवीज़न कर जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार आया और फिर ये फिर इस प्रकार से ब्रांचेज में डिवीज़न कर गया है। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये ट्रैकिया आया, कई सारे ब्रांचेज में डिवीज़न कर गया। ये पहला जो डिवीज़न हुआ हमने इसको कह दिया ब्रोंकाई, ठीक है, मैं कलर अब चेंज करते चलूँगा, ब्रोंकाई में ये हो गया ये। और ये जो पार्ट हो गया फिर ये सेकेंडरी डिवीज़न हो गया, ये जो हो गया सेकेंडरी डिवीज़न हो गया। ये क्या हो गया, सेकेंडरी डिवीज़न हो गया। ये हो गया सेकेंडरी डिवीज़न। इसको हम क्या नाम देते थे, ब्रोंक्यूल्स। इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंक्यूल्स। इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ ब्रोंक्यूल्स। ये हो गया सेकेंडरी डिवीज़न, अरे यार, सेकेंडरी डिवीज़न। और उसके बाद इसको मैं क्या नाम दूंगा, रेड वाला पार्ट को, इसको मैं नाम दूंगा ब्रोंकाई, BRONCH, ब्रोंकाई। ये हो गया प्राइमरी डिवीज़न। और उसके बाद मैं कलर एक और ले लूँ, हाँ कलर ले लूँ ये वाली, नहीं ग्रीन, नहीं येलो। तो अब इसके बाद मैंने इसको बना दिया ये अल्वियोलाई, ठीक है। ये फिर फर्दर जो ट्रैकिया का डिवीज़न क्या चीज़ में हुआ था, एक तो पहले ब्रोंकाई में हुआ, ब्रोंक्यूल्स हुआ, तीसरी जो पार्ट में हुआ अल्वियोलाई में हो गया, अल्वियोलाई। ये तीसरी डिवीज़न होती है, ये आपका अल्वियोलाई, और ईयर आपको इसी अल्वियोलाई में आ गया है। क्लियर और नॉट, फाइनली ईयर कहाँ चला आया है आपका, अल्वियोलाई में चला आया है। अब इस अल्वियोलाई के बारे में हम पढ़ेंगे अब डिटेल में, ठीक। उसके बाद मैं हार्ट से भी कोरिलेट करूंगा, यहीं पर आपका हार्ट भी है, देखिए यहीं पर आपका क्या है, कलर ले लूँ भाई, यहीं पर आपका क्या है, हार्ट भी है। देखिए ये आपका क्या हो गया, लंग्स है, यहाँ पर आपका हार्ट है। और फिर यहीं पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ईयर भी आपका है, इस अल्वियोलाई में ईयर है। तो मैं अभी आपको अल्वियोलाई के बारे में चीज़ें और समझा देता हूँ। अच्छा ये चीज़ देखिए, ये जो लंग्स आपको यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, ये जो प्लेस होता है ना, इस प्लेस एक कैविटी लाइक प्लेस है, ठीक है। जो हमारा लंग्स है दोनों साइड, यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का, गड्ढा नहीं बोलेंगे, मतलब कि छेद टाइप बोल सकते हैं, कैविटी है, ठीक है, छेद, एक होल है। और इस कैविटी को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। अगर लोकेशन पूछ लिया जाए ट्रैकिया का तो आप बता सकते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लंग्स है, लंग्स में कवरिंग क्या होता है, कवर होता है, लेयर होता है, लंग्स कवर लेयर में होता है। इसको मतलब जो कवर किए हुए रहता है, उस कवर का आपसे नाम पूछ लेगा तो इसको हम बोलते हैं प्ल्यूरा, प्ल्यूरा, ठीक है, PLEURA, प्ल्यूरा। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि फेफड़ा जो है आपका या लंग्स जो है आपका, उसके बाहर जो मेम्ब्रेन, जो झिल्ली लगी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्ल्यूरा कहते हैं, ठीक है। और इसी झिल्ली में क्या होता है, एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेरा लिक्विड, ठीक है, प्लेरा लिक्विड, ठीक है, प्लेरा लिक्विड भी बोलते हैं। तो पूछा जाएगा कि प्लेरा लिक्विड कहाँ प्रेजेंट हो, तो प्लेरा हमेशा ही लंग्स से ये होता है आपका, इसका जो संबंध होता है लंग्स से ही होता है। तो आपको एकदम यहाँ दिमाग में क्या क्या याद रखना है,
जो आपका लंग्स प्रेजेंट है उस कैविटी को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। जो लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन, जो झिल्ली लगी होती है या फिर जो कवर होती है, जो लेयर होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्लेयोरा बोलते हैं। और इसी झिल्ली के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होती है उसको मुझसे क्या बोलते हैं, प्लेयोरा लिक्विड कहते हैं। और ये जो दोनों फेफड़ों के बीच जो स्पेस होता है उसको हम तो आपको बताए थे मीडियास्टेनम स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ लंग्स को क्या कहते हैं हम, पल्मोनोलॉजी कहते हैं। क्लियर और नॉट। अच्छा, लंग्स का ये वेट कितना होता है, तो आपको याद रखना चाहिए 1.3 kg होता है। लोकेशन ऑफ लंग्स क्या हो जाएगा, तो थोरेसिक कैविटी मैंने अभी बताया, ये जो स्पेस है थोरेसिक कैविटी, हिंदी में इसको बोलते हैं वक्ष्य गुहा। ये सारा नोट्स मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ, ठीक है, ये सब इसमें सारा कुछ लिखा हुआ। स्टडी ऑफ लंग्स को क्या बोलेंगे, पल्मोनोलॉजी कहेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम पढ़ेंगे फंक्शन पढ़ेंगे इसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है, ये प्लेस जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं वक्ष्य गुहा, जो लोकेशन ऑफ लंग्स का हो गया आपका, ठीक है। और इसके ऊपर जो कवरिंग है, जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं प्लेयोरा। और इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं प्लेयोरा फ्लूइड। और ये क्या हो गया, हार्ट, ये जो लोकेशन क्या है, कार्डियक नोच, ये स्पेस क्या हो गया, मीडियास्टेनम स्पेस। क्लियर है कि नहीं, इतना सारा कुछ बिल्कुल क्लियर होगा मेरे ख्याल से। और जस्ट लंग्स के नीचे ही आपको इस प्रकार से कर्व लाइक स्ट्रक्चर, इस प्रकार से सपोर्टिव एक तरह से देख सकते हैं जो बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ये क्या होता है डायफ्राम को अभी हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, उसको अभी रहने दीजिए, ठीक है। अभी हम पहले समझेंगे ईयर पाथवे को पूरा को, और अल्वियोलाई का फंक्शन यहाँ पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो आपका अल्वियोलाई में जो ईयर आया है, ये देखिए इस अल्वियोलाई में, अरे भाई, इस जो एल्वियोलाई में आपका क्या आ गया है, आपका ईयर आ गया है। अब इस यहीं पर देखिए क्या हुआ था, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे ये हार्ट था, हार्ट को हमने 4 चैम्बर में बांटा था। यहाँ से आपका क्या था, सेमीलुनार बल्ब से पल्मनरी आर्टरी लगी हुई थी। इससे पल्मनरी आर्टरी से कैसी ब्लड जाती है, प्योर ब्लड। लेकिन एक पल्मनरी आर्टरी थी जो एक्सेप्शन थी, जहाँ से इम्प्योर ब्लड जाती थी। और ये आके आपके कहाँ आती थी, ये ब्लड आपके कहाँ जाती थी, लंग्स में आ जाती थी। फिर इसी लंग्स से फिर यहाँ से एक वेन निकलती थी, पल्मनरी वेन, जो आपको लेफ्ट ऑरिकल से अटैच्ड होती थी। और यहाँ से फिर बाइकस्पिड वाल्व ओन होकर के यहाँ से आपका एक आवर्टा था जो आपके पूरे ऑर्गन में चला जाता। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका कौन सा ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड आ गया। और ये ब्लड आया तो यहाँ पे कहाँ आया, लंग्स में आया। लंग्स में कहाँ, तो अल्वियोलाई में क्या था, ईयर प्रेजेंट था। ईयर में क्या था, ऑक्सीजन था और CO2 था, ठीक है, CO2 था। देखिए यहाँ से आया ब्लड, इसमें क्या प्रेजेंट है, अल्वियोलाई में CO2 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है। और इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, CO2 है। तो ये ब्लड यहाँ आएगा, ठीक है। इस ब्लड में क्या होगा, ये अल्वियोलाई क्या करेगी, CO2 को बाहर निकालेगी, ठीक है। CO2 ये जो अल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, हाँ। तो और ये ब्लड में क्या प्रेजेंट है, आपका हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और मैंने क्या कहा था कि हेमोग्लोबिन हाईली रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन। तो इसके अंदर अल्वियोलाई में जो प्रेजेंट है गैस, कौन सा गैस, O2 गैस। O2 गैस को क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ पे डिफ्यूजन किया जाएगा, ठीक है, प्यूरिफिकेशन। यहीं पर क्या होता है, आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है ना। यहाँ से ब्लड में क्या कर दिया जाता है, O2 को मिक्स कर दिया जाएगा और CO2 को बाहर कर दिया जाएगा। और CO2 को बाहर यहाँ से ऐसे करके निकाल दिया जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे करके नहीं निकाला जाएगा, इसको हम पूरा डिटेल में अभी समझेंगे। अभी मैंने बस बताया कि आपका हार्ट और आपका लंग्स दोनों एक साथ कैसे काम कर रहा है। यहाँ से आपका इम्प्योर ब्लड आया, अल्वियोलाई में आपका प्रेजेंट है CO2 गैस और O2 गैस। अभी अल्वियोलाई में क्या ऐसा कुछ होगा जिससे आपका O2 गैस आपका हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो इसको ही हम अभी समझेंगे। तो इसको देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा ईयर पाथवे। इसका मतलब क्या है, नोज, मतलब ईयर का पाथ क्या है, नोज था, नोज से नोस्ट्रिल में आया, नासा छिद्र में आया, नोजल कैविटी नेजल कैविटी में आया, ठीक है, नासा गुहा में आया। उसके बाद क्या था, फेरिंग्स था, फेरिंग्स में आया। फेरिंग्स के बाद कहाँ गया, लैरिंग्स में। लैरिंग्स ने क्या किया, वोकल कोड्स को वाइब्रेट करता है वहाँ पे। उसके बाद आपका ट्रैकिया विंड पाइप में आता है, विंड पाइप से आपका लंग्स में, लंग्स के बाद कहाँ, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद कहाँ, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ, अल्वियोलाई में। और अल्वियोलाई में ही क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब क्या हो रहा है, CO2 को बाहर किया जा रहा है और O2 को इन किया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है, लंग्स का यूनिट कहा जाता है। पूछा जाएगा यूनिट ऑफ लंग्स
कौन है? जैसे कि हम बोलते हैं ना कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या है? सेल है। अगर सेल अगर आपका नहीं काम करेगा तो आपका ऑर्गन काम नहीं करेगा, आपका ऑर्गन नहीं काम करेगा तो आपका बॉडी काम करना बंद कर देगा। इसलिए कि मेन यूनिट क्या हो गई? सेल हो गई हमारी बॉडी की। लेकिन अगर ये लंग्स का मेन काम क्या है? फंक्शन ऑफ लंग्स क्या है? तो आइए बताते हैं। फंक्शन ऑफ लंग्स क्या है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। और ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता कौन है या फिर होता कैसे है? तो एक्सचेंज ऑफ गैस का एक्सचेंज, यानी कि गैसों का आदान प्रदान करके हम ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, रुधिर का शुद्धिकरण करते हैं। और ये एक्सचेंज ऑफ गैस होता कहाँ पे? तो अल्वियोलाई में ही होता है। अगर ये अल्वियोलाई अगर आपका खराब हो गया, सिगरेट वगैरह ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करेंगे तो फिर आपका एल्वियोलाई में आपका ख़राब हो चला जाता है। जो आपका इसकी जो क्षमता होती है गैस को एक्सचेंज करने की वो नहीं कर पाती है, ठीक है, जिसके कारण आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपको सफोकेशन होती है, बहुत सारी फिर बीमारियां होने का आपको बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। इसलिए स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि देखिए एल्वियोलाई कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, आपका ब्लड का प्यूरिफाई करने में हेल्प कर रहा होता है। तो हार्ट और लंग्स पूछा जाएगा, उस दो ऑर्गन का नाम बताइए जो दोनों एक साथ काम कर रहा होता है, तो आपका हार्ट और लंग्स होता है। अब देखिए ये काम कैसे कर रहा है, तो लंग्स का फंक्शन क्या है? लंग्स का फंक्शन क्या है? तो पहला काम क्या है? प्यूरिफिकेशन करना ब्लड का, रुधिर का शुद्धिकरण। कैसे करता है? तो एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसों का आदान प्रदान करके। एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब क्या है? कि CO2 को आउट करेगा ब्लड से और ब्लड में क्या मिक्स कर देगा? O2। यही काम कौन करता है? तो आपका लंग्स करता है। लंग्स में ये काम कहाँ होता है? तो अल्वियोलाई में होता है। अल्वियोलाई को क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ लंग्स कहा जाता है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। स्टडी ऑफ लंग्स, पल्मोनोलॉजी, लंग्स एंड हार्ट दोनों एक साथ मिलकर के काम करता है, यानी दो ऑर्गन का नाम बताइए जो एक साथ मिलकर काम करता है, तो लंग और हार्ट। अब आइए समझते हैं डिटेल में। ये है आपका हार्ट, यहाँ पर ये राइट साइड है इम्प्योर ब्लड, ये लेफ्ट साइड है प्योर ब्लड, ठीक है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड बल्ब, बाइकस्पिड बल्ब, सेमीलुनार बल्ब, ये है अओर्टा आर्टरी, ठीक है। यहाँ से सेमिलुनार बल्ब से एक आर्टरी लगी हुई रहती है, पल्मनरी आर्टरी। आर्टरी से हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करता है। पल्मनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, जिससे इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। वेन से इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, बट एक्सेप्शन एक पल्मनरी वेन है जिससे प्योर ब्लड फ्लो करता है। ये सब हमने डिस्कशन हार्ट के चैप्टर में कर लिया है। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन है? तो आपकी अओर्टा आर्टरी है। और लार्जेस्ट वेन कौन सी है? तो वेना कावा है। वेना कावा में भी कौन है? तो इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। यहाँ से आपकी इम्प्योर ब्लड आती है। अब यहाँ से आई और पल्मनरी आर्टरी से ये ब्लड आपको चल रही है। कौन सी ब्लड है? इस ब्लड में CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा है। इम्प्योर ब्लड में क्या होती है? CO2 की मात्रा। ये आ गई कहाँ? लंग्स में, ठीक है। ब्लड कहाँ आ गया? आपके लंग्स में आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है? लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है। क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। अभी हमने देखा ना, लंग्स क्या करता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। क्या करता है? एक्सचेंज करता है गैस का। क्या गैस का एक्सचेंज करता है? जो ब्लड में CO2 था उसको आउट कर देता है ब्लड से, और उसमें क्या मिक्स कर देता है? O2 को मिक्स कर देता है। और O2 जब मिक्स हो जाएगा ब्लड में, यानी कि हेमोग्लोबिन में, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? प्योर ब्लड। और यही ब्लड की आवश्यकता हमारे ऑर्गन में होती है, और यही ब्लड हमारे सेल के पास जाएगी। सेल के पास क्या होता है? ग्लूकोज होता है। इसका क्या कराएगा? ब्रेक डाउन कराएगा, जिससे क्या मिलेगा? CO2, H2 और ATP। ये एनर्जी हमें मिलेगी। यही एनर्जी की आवश्यकता हमें होती है काम करने के लिए। तो इसके बाद देखिए, अब ये लंग्स में आया, इस चीज़ को समझना है, यही फंक्शन को हमें समझना है। अब यहाँ लंग्स में आया, यानी कि लंग्स में एयर अंतिम में कहाँ जाता है? अल्वियोलाई में। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है, ये पूरा का पूरा कहाँ होता है? अल्वियोलाई में। इसलिए कहा जाता है यूनिट ऑफ लंग्स अल्वियोलाई को। अब ये एक स्ट्रक्चर मैंने लिया है अल्वियोलाई का, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है। इधर से आपका क्या आया? ईयर आया। ईयर में क्या था? आपने जब ईयर लिया तो उसमें क्या था? O2 था 21% में, ठीक है भाई। और CO2 था 0.03% में। यानी कि सबसे अधिक अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है 21। आपने ईयर से आपने इनहेल किया, कितना इनहेल किया? CO2 0.03%। आप बाहर वातावरण से तो केवल मात्र 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बट जब आप एक्सेल करते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं ना, तो आपको मैं बताऊं 2% या फिर 3% या फिर 4% या फिर 5% तक हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। अब आप सोचिए, ले तो रहे हैं वातावरण से केवल 0.03%, बट आप एक्सेल कर रहे हैं, यानी कि बाहर जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो 4% 5% में आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। और इसी ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए बहुत उपयोगी होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। वो बात की बात है, बोटनी की बात है।
तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक कैसे है, क्यों अधिक है, क्योंकि इधर से जो ब्लड आया था उस ब्लड में क्या मिक्स था, CO2 ब्लड था। अब ये ब्लड कहाँ से आ रहा था, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये ब्लड इधर से आ रहा था जो इम्प्योर ब्लड था। तो यही फिगर यहाँ पे बना हुआ है हार्ट, और ये जो हार्ट में इधर से यहाँ पे इस हार्ट को अगर मैं और ज़्यादा क्लियर से बनाऊँ तो इधर से ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। ये इस फिगर को लीजिए दिमाग में, इस फिगर को हटा दीजिए अभी, ठीक है ना, इस फिगर पे आप दिमाग में लगाइए। और यहाँ से जो आपका आया ये पल्मोनरी आर्टरी, इसमें कौन सा ब्लड है, CO2 ब्लड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है इसमें, CO2 गैस प्रेजेंट है। अब एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, ये क्या प्रोसेस है, ये क्या बोलता है, ये प्रोसेस में हमें बोला गया है कि प्रेशर ऑलवेज एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, कहाँ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। हवा जो होती है या फिर एयर जो होती है हमेशा फ्लो करती है कैसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यही होता है आपका डिफ्यूजन प्रोसेस। क्लियर और नॉट। डिफ्यूजन प्रोसेस को हिंदी में क्या कहेंगे, विसरण प्रक्रिया। इसमें ये हमें क्या बताती है, एयर जो हमेशा फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ। अब एक चीज़ मुझे ये बताइए, ये जो ब्लड आया इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, अधिक अमाउंट में CO2 प्रेजेंट है। तो CO2 जो गैस है ये हमेशा किधर फ्लो करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। ये अल्वियोलाई में इधर से जो एयर आ रहा था उसमें सबसे अधिक क्या प्रेजेंट थी, O2 प्रेजेंट थी, CO2 की मात्रा कम है। और इधर से जो ब्लड आ रही थी उसमें कौन सा गैस अधिक प्रेजेंट था, CO2 ब्लड प्रेजेंट था। तो CO2 ब्लड यहाँ अधिक होने के कारण ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करना चाहेगी, ठीक है। तो मतलब करना क्या चाहेगी, ये आपका डिफ्यूजन प्रोसेस बोलता ही है, यहीं पे डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। तो इधर से जो ब्लड आई यहाँ पर क्या सबसे अधिक अमाउंट में आ गया, CO2 गैस आ गया, ठीक है, CO2 गैस अधिक अमाउंट में आया। तो यहाँ पे CO2 गैस अधिक अमाउंट में प्रेजेंट है, और यहाँ से जो एयर आ रहा था या फिर इस विंड पाइप में सबसे अधिक अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, O2, और सबसे कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, CO2 है। तो यहाँ पे CO2 कम है तो ये क्या करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर क्या करेगा, फ्लो करना चाहेगा, CO2 गैस इधर फ्लो करना चाहेगा, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस होता है आपके अल्वियोलाई में। तो CO2 इधर से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चला गया, ये विंड पाइप में इधर आ गया आपका CO2। इस प्रकार से देखिए CO2 यहाँ मैंने लिखा CO2 आउट हो रहा। अब यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक O2 प्रेजेंट है, और यहाँ पे O2 की मात्रा बहुत कम है। तो यहाँ पे O2 अधिक है तो ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस को फॉलो करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ आ जाएगा O2 यहाँ पर। और यहाँ पर अब क्या प्रेजेंट है, ये तो ब्लड आ ही गया, यहाँ पे ब्लड है, साथ के साथ इधर से क्या आ गया आपका O2 आ गया। तो अब O2 किसके साथ मिक्स कर गया, ब्लड के साथ। ब्लड मतलब क्या, हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर गया, Hb+O2, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ में कि नहीं आया कि नहीं आया। देखिए इधर से जो ब्लड आ रहा था इसमें कौन सी गैस अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, CO2 ब्लड प्रेजेंट थी। ये CO2 ब्लड आपके अल्वियोलाई में आ गई, तो यहाँ पे सबसे अधिक CO2 गैस होने के कारण यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर चला गया। यहाँ पे कहाँ गया, ये आपका क्या ट्रैकिया है, ये विंड पाइप है, ये विंड पाइप, देखिए ये विंड पाइप है, यहाँ पे आ गया ये विंड पाइप में, यहाँ अल्वियोलाई से होते हुए पहले ब्रोंकाई में आया, देखिए अल्वियोलाई में था, अल्वियोलाई से होते हुए यहाँ पे आया, ब्रोंक्यूल्स में आया, ब्रोंक्यूल्स होते हुए ब्रोंकाई में आया, ब्रोंकाई से फिर ये ट्रैकिया में आके इस प्रकार से यहाँ आ गया, और यहाँ से फिर होते हुए इस विंड पाइप से होते हुए इस प्रकार से फेरिंग से होते हुए नोज नजल कैविटी से नोस्ट्रिल से होते हुए आपके नोज से बाहर CO2 चला गया। समझे कि नहीं समझे ये प्रोसेस को। और इधर आपका ब्लड में क्या मिक्स कर गया, O2 ब्लड मिक्स कर गया हेमोग्लोबिन से। अब यही ब्लड क्या हो गया, प्योर ब्लड हो गया। अब ये ब्लड यहाँ से निकलेगा, लंग से बाहर निकलेगा, ये कहाँ, अल्वियोलाई। देखें आपने कैसे काम किया, O2 को मिक्स करा दिया ब्लड से और CO2 को क्या कर दिया, लंग से बाहर कर दिया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन प्रोसेस। और यही फिर ब्लड आपका यहाँ से एक वेन निकला हुआ था जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, और इस वेन से ये ब्लड फिर आपका आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और इसके बाद यहाँ से इस ब्लड में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था कि एक सेल होता है ऑटो एक्साइटेबल सेल, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं आपके हार्ट में। और यहाँ से एक आउटा आर्टरी निकली होती है, इसके साथ बहुत सारा आर्टरी और अटैच होती है जो आपके ऑर्गन तक आपको इस ब्लड को पहुँचा देगा। तो आपने देखा कैसे काम किया डिफ्यूजन प्रोसेस आपके अल्वियोलाई के अंदर में। आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये मुझे बताइए पहले। हाँ जी, समझ में आई कि नहीं आई। इस अल्वियोलाई ने आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट काम किया, इसलिए स्मोकिंग वगैरह हमें नहीं करनी चाहिए, समझिए चीज़ों को। फिर क्या होगा, आपका एक डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं हो पाएगा आपका अल्वियोलाई के अंदर, तो आपके ब्लड में
एग्जैक्ट अमाउंट में जितना ऑक्सीजन होना चाहिए वो नहीं होगा तो आपके बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, फिर आप कोई काम सही ढंग से करेंगे नहीं, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत अधिक होगा, फिर बहुत सारी तरह के डिजीजेस, लंग्स कैंसर भी बहुत बार हो जाते हैं, यही सब कारण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्वेओलाई ने क्या कर दिया, आपके ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया और फिर यहीं से एक आपका वेन निकला है, ठीक है, यहीं से आपका वेन निकलेगा, पल्मोनरी वेन आपका यहाँ पे आ जाएगा हार्ट में, और आप देखें किस प्रकार से आपका हार्ट और आपका लंग्स दोनों एक साथ काम किया, मैंने आपको दिखाया अभी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो डायफ्राम के बारे में, ठीक है, डायफ्राम कहाँ गया, ये डायफ्राम के बारे में देखिए, ये डायफ्राम कैसा ऑर्गन है, तो मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि मांसपेशियां, इसमें कोई बोन्स नहीं होती, ठीक है। इसकी लोकेशन कैसे है, तो जस्ट फेफड़े के नीचे होती है, ये भी पूछा गया सवाल है कि जस्ट फेफड़े के नीचे आपका डायफ्राम प्रेजेंट होता है, इंग्लिश में कहे तो बीनीथ लंग्स, ठीक है, बीनीथ लंग्स के, ठीक है, BENEATH बीनीथ लंग्स। और ये क्या करते हैं, ये जो आपका क्या देखिए, ये जो पार्ट आपका है यहाँ से, जैसे कि आपका यहाँ से आपका ये जो पार्ट पूरा अब यहाँ है, यहाँ से पार्ट स्टार्ट हो जाता है एब्डोमिनल वाला पार्ट, यानी कि पेट जो होता है ना, यहाँ से आपका पेट वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और यहीं से एक पाइप आ रहा होता है, फूड पाइप, जो खाना लेकर के आता है, यहाँ पर लेकर आएगा, फिर यहाँ पर डाइजेशन होगा। तो ये किसको सेपरेट करता है, ये भी आपसे पूछता है, तो याद रखिएगा, ये जो अब बोल इसको, इस सेक्शन को क्या बोल रहे थे, थोरेसिक कैविटी कह रहे थे कि नहीं, गुहा, वक्षीय गुहा। तो थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल को सेपरेट करने वाला कौन होता है, तो यही आपका डायफ्राम भी होता है, ठीक है। और मेनली इसका काम क्या है, ये रेगुलेट करता है आपके ब्रीथिंग, जो आपकी श्वसन की दर को क्या करता है, ये संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। आप जो श्वास लेते हैं उसको क्या करता है, इस पे संतुलन बनाए रखता है। अब कुछ फैक्ट सुनिए ध्यान से, 1 मिनट में जो है हम लोग जो होते हैं 12 से 16 बार सांस लेते हैं, मतलब कि 12 to 16 टाइम्स हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब एयर को इनहेल करते हैं और फिर एक्सेल करते हैं, कितना, 12 से 16, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल रेट है। और बच्चों में यही थोड़ा सा अधिक मिलेगा आपको, 20 से 22, ठीक है, 20 से 22, 20 to 20 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में 20 से 22 बार वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। अब एक चीज़ बताइए, रेस्पिरेशन जो हो रहा है इसका मेन फ्यूल क्या है, जैसे कि आग लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन चाहिए, एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, तो हम सांस के लिए, हमें लेने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ग्लूकोज एज ए फ्यूल काम करता है। तो पूछ लेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में एज ए फ्यूल कौन काम करता है, तो ग्लूकोज काम करता है, ये पूछा गया सवाल था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कुछ, अब हो गया ये टॉपिक खत्म है, अब आपसे क्या पूछेगा, कुछ डिजीज है, देखिए नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट होता है, ब्रीदिंग रेट मतलब समझ रहे हैं, हिंदी में अगर कहें ब्रीदिंग रेट को क्या, सांस लेना और या फिर सांस छोड़ना, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, मतलब क्या कि आपके बॉडी में जो ग्लूकोज का जो टूट रहा है उससे जो आपको बॉडी में एनर्जी मिल रहा है, तो वो जो ग्लूकोज का बहुत अधिक अगर टूटने रहेगा ना, तो आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, और बहुत कम अमाउंट में ग्लूकोज रेट टूटेगा तो आपका ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा। बहुत अधिक अमाउंट में ग्लूकोज का टूटना मतलब क्या होता है कि आपके ब्लड से जो होता है ना, ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में फ्लो करने लगेगा और आपके ग्लूकोज का बहुत अधिक ब्रेकडाउन करने लगेगा, जिससे बहुत अधिक बॉडी में एनर्जी बनने लगेगी। तो बहुत अधिक एनर्जी बनना भी नुकसानदायक है, क्योंकि आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी होने लगेगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने चला जाएगा। और अल्वेओलाई अगर प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा होता है तो फिर क्या होगा, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बहुत कम होगा, तो आपको फिर ब्रीदिंग रेट आपकी कम हो जाएगी। तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना है, 12 से 16 1 मिनट में सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं 12 से 16 बार। कोरोना का टाइम आपने सुना होगा हाइपरपेनिया, मतलब जब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, मतलब 20-20 टाइम से अधिक हो गया, 1 मिनट में आप 20 से अधिक बार आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि O2 की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, आपके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई, हाइपरपीनिया इसको कहते हैं, हाइपरपीनिया, HYPERPNEA, हाइपरपीनिया। दूसरा, जब आपका ब्रीदिंग रेट डिक्रीज कर जाता है तो आपको हो जाता है हाइपोपीनिया, हाइपोपीनिया। इसमें ब्रीदिंग रेट आपका 12 से कम हो जाता है, एक बार में 12 से कम बार आप सांस ले रहे होते हैं और सांस छोड़ रहे होते हैं, मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बहुत कम हो जाता है, आपके बॉडी में एनर्जी बनना बंद हो जाता है बिल्कुल, ठीक है मेरे भाई।
अब स्मोकिंग के कारण होता क्या है ना, जो आपकी ब्रोंकाइस थी और जो ब्रोंक्यूल्स थी वो बहुत ही पतली हो जाती है, जिससे जो आपका होता क्या है कि प्रॉपर वे में O2 आपका ट्रैकिया में फेफड़े तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, फेफड़े तक नहीं पहुंच पाती है और इससे बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। ब्रोंकाइटिस डिजीज़ भी आपने सुना होगा बहुत बार। देखिए ये क्या होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करने लगते हैं तो ये आपका जो ब्रोंकाई है और ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, ये बहुत पतली हो जाती है, जिससे क्या होता है प्रॉपर अमाउंट में क्या होता है O2 जो होता है ट्रैकिया, O2 जो होता है यहाँ से जो O2 आ रहा था ये प्रॉपर अमाउंट में ये O2 आपके अल्वियोलाई में नहीं जा पा रहा होता है। अब यहाँ पे O2 की ही कमी हो गई है तो सिंपल सी बात है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड यहाँ से फिर कैसे करेगा ये अल्वियोलाई, क्योंकि यहाँ पर तो O2 की अमाउंट अधिक होनी चाहिए, कितना, कम से कम 21% में जो हमने ईयर में लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर O2 की ही कमी हो गई है, क्योंकि आपने स्मोक करके उसको पूरा पतला कर दिया है, काला हो जाता है पूरा सा एकदम, ठीक है, ड्यू टू स्मोकिंग। उसमें बहुत सारे तार वगैरह बहुत कुछ होते हैं, ठीक है, जो स्मोकर होंगे उनको पता होगा। उसके बाद देखिए दम्मा रोग हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, टीबी भी हो जाता है, ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। तो इसको मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि मैंने ह्यूमन डिजीज में बता दिया है किस कारण होता है, ये भी मैंने बताया क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें हो जाती है। अस्थमा में आपका जो ट्रैकिया वाला जो पार्ट होता है ना, वो उसमें क्या हो जाता है ना, पूरा जो मतलब कि उसमें फंगस बैठ जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है ये जो इतना चौड़ा वाला पार्ट है ये पूरा एकदम पतला हो जाता है और जिसके कारण प्रॉपर वे में आपका बॉडी में एयर नहीं जाता, यानी कि ऑक्सीजन सिंपली नहीं जा पा रहा होता। तो यही दम्मा हो जाता है, आपको सांस लेने में फिर दिक्कत हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, टीबी भी बीमारी है, सारा चीज़ हमने बताया है ह्यूमन डिजीज़ में, तो आप कर लीजिए उसको। अच्छा, वाइट लंग्स मैं बता दे रहा हूँ, ब्लैक लंग्स, आपका जो फेफड़ा का लंग्स वाइट हो जाना और ब्लैक हो जाना क्या होता है उसको बस सुन लीजिए। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, वाइट लंग्स का संबंध है, ब्लैक लंग्स का संबंध है। तो जो बंदा क्या करते हैं, कॉटन इंडस्ट्री में वगैरह में काम करते हैं ना, कॉटन इंडस्ट्री वगैरह में, उनका जो लंग्स होता है ना क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, ठीक है। और जो सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, कोल इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उनके लंग्स क्या हो जाते हैं, उनके लंग्स में कई कुछ ऐसे पार्टिकल्स आके जम जाते हैं, उस इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं और इनहेल एयर के थ्रू उनके लंग्स में आकर के जमा हो जाते हैं, जिसके उनके लंग्स क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं पूरा, ठीक है। तो व्हाइट लंग्स और ब्लैक लंग्स पूछा जाएगा कि कौन से इंडस्ट्री में काम करने वाले बंदे का लंग्स व्हाइट हो जाता है, तो कॉटन इंडस्ट्री, और कौन से बंदे का ब्लैक हो जाता है लंग्स, तो सीमेंट इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री। इतना सा ही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम था। और सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया सवाल आपके एग्जामिनेशन, और यहीं से सबसे अधिक मतलब मैक्सिमम एक क्वेश्चन अगर रेस्पिरेटरी से रहेगा तो यहाँ से रहेगा आपका क्वेश्चन। पूछा जाएगा कि मछली में फीसेस फाइलम में उसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम बताइए, तो क्या होता है, गिल्स गलफड़ा होता है, ठीक है। जो मेढक है या जितनी एम्फीबियंस है, जो पानी में भी रह सकते हैं, जो जल में भी रह सकते हैं, उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्किन और लंग्स, वो दोनों से ये क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन कर सकते हैं। जितने रेप्टाइल्स हैं, सांप वगैरह जितने देखते छिपकली, ये जो होते हैं लंग्स के थ्रू। अब ये रेप्टाइल्स क्या होता है, एम्फीबियंस क्या है, फीसेस क्या होता है, एनिमल किंगडम का वीडियो देखिए, ठीक है। तो इतना डिटेल वहाँ करवाया मैंने, तो यहाँ फिर क्यों बताऊँ ये सारी चीज़, बस यहाँ तो मैं डायरेक्ट आपको करवा रहा हूँ फैक्ट कि रेस्पिरेशन, इनका अंग ऑर्गन का नाम क्या होता है, तो लंग्स होता है। जितने पक्षी है ये सब मैंने करवाया है एनिमल किंगडम में, इसमें पूरा एग्जाम्पल, और ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए। लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। जितने कीट हैं और जितने कॉकरोच वगैरह ट्रैकिया के थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन। केचुआ में स्किन से, बॉडी सरफेस से, ठीक है, ये जो होते हैं अपना रेस्पिरेशन करते हैं। जो फ्रॉग है, देखिए फ्रॉग जब पानी में होता है तो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, और जब ज़मीन में होता है तब वो, लैंड में जब रहेगा तब लंग से ये रेस्पिरेशन करता है। अमीबा बॉडी सरफेस से, ठीक है, शरीर के सतह से ये रेस्पिरेशन करते हैं। और जितने स्तनधारी मैमल्स जो होते हैं, हम लोग भी लंग से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे भाई। तो 1 घंटे में मैंने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म किया। और क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, मैं तो क्वेश्चन करवाऊंगा ही, पहले टॉपिक कंप्लीट कर दूँ। तो फाइनली मुझे भी रिलैक्स फील हो रहा है कि ये टॉपिक मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया भाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाना वगैरह सब कुछ, डिजीज़ मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। हाइपरपीनिया, हाइपोपीनिया ये मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने उसमें नहीं बताया था, उसको मैंने बता दिया ब्रीदिंग रेट से बस रिलेट करना। अगर हमारा ब्रीदिंग रेट कम हो गया तो हाइपोपीनिया, अगर बहुत ज़्यादा हो गया ब्रीदिंग रेट तो हाइपरपीनिया। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 16 टाइम, मतलब 12 से 16 मान के चल सकते हो। 13 बार भी अगर आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो 1 मिनट में, तो बिल्कुल नॉर्मल है आप, ठीक है।
यही चीज़ होता है और कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें। एक क्वेश्चन और अगर पूछ ले आपसे, तो पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेगुलेट, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है, तो ये तो हम जब नर्वस सिस्टम में पढ़ते हो तो भी बताते हैं वहाँ पे, तो मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस को जो मेजर करते हैं उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, तो स्पायरोमीटर, मैं लिख दे रहा हूँ स्पायरोमीटर। जो वीडियो छोड़ के गए होंगे ये क्वेश्चन मिस कर दिए होंगे। स्पायरोमीटर, एक तो मेडुला ऑब्लंगाटा वाला, एक स्पायरोमीटर, तो ये सारे मैंने नोट्स में लिख रखे हैं, तो नोट्स जब लीजिएगा तो सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी नोट डाउन भी कर लीजिए आप अपने नोट्स में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।